हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल वॉल देखेंगे। इसमें कि सेल वॉल क्या होता है, हमें क्या देखना है, सेल वॉल देखना है। जो सेल वॉल पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पे? पौधों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो ये मेनली इस कहाँ पाया जाएगा? जो भी पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे पाया जाएगा। तो मेनली इन कहाँ पाया जाएगा? प्लांट्स में पाए जाएंगे। तो सेल वॉल क्या होती है? सेल हमने पढ़ा है, सेल के बारे में पहले जानते हैं। तो सेल वॉल हो जाएगा, सेल के चारों तरफ जो वॉल बनेगी वही हमारा सेल वॉल हो जाएगा। तो जैसे ये क्या है? सेल है एक, और इसको क्या बोलते हैं हम? जो बाहर कवरिंग होता है इसको सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल के चारों तरफ जो एक कवरिंग होगी, जो एक चारों तरफ इसके जो कवरिंग होगी, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी? एक कवरिंग हो जाएगी। ये क्या है? रिजिड। रिजिड का मतलब कठोर होता है, ठोस होता है। रिजिड कवरिंग अराउंड सेल वॉल। सेल वॉल हमें पढ़ना था, लेकिन हम सेल वॉल क्या हो जाएगा? अराउंड इज कॉल्ड सेल वॉल। हमने यहाँ पे सेल वॉल लिख दिया। ये सेल वॉल नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन होता है ना। ये पे क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। और जो बाहर वाला हिस्सा क्या होगा? ये सेल वॉल हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें देखा हमने, एक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। ये कठोरता होता है, कठोरता होने के कारण ये प्लांट को, ट्रीज को क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो, तो दो चीज़ें हो गई। सेल जो चारों तरफ से एक होता है, सेल के चारों तरफ जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, या इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा क्यों बोलते हैं? प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब हो गया कि जो ये झिल्ली होती है, ये लगभग फ्लूइडी होती है। इस झिल्ली होती है लेकिन ये फ्लूइडी होती है, मतलब ये तरल होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल देखेंगे किससे बना होता है। ये सेल वॉल पता है, जो पेड़ पौधों में सेल वॉल होता है, ये किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज का फार्मूला क्या होता है? केमिकल C6H10O5N। N का मतलब 1 2 3 4। ए फार्मूला होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है? इसके मालिक्यूल का फार्मूला ए होता है। तो कोई भी चीज़ बना हो नेचर में, वो क्या होता है? कोई न कोई केमिकल कंपोजिशन से ही बनता है, उसका कोई न कोई केमिकल फार्मूला होता है। तो उसमें कोई न कोई एटम होगा। इसलिए जो चीज़ें हमें क्या करना है, एक एक चीज़ को जानकारी इकट्ठा कर लेनी है ताकि एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सके। तो जैसे C6H10O5 है, तो हमें पता हो गया कि सेलुलोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एटम्स होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर के सेलुलोज बनाते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि चूँकि सेल हो गया, सेल के जो कवरिंग होगा बाहर, उसको मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देंगे। और उसके बाहर जो चारों तरफ रिजिड कवरिंग पाया जाता है, रिजिड कवरिंग अराउंड हम किसके कर रहे हैं? यहाँ पे यदि हम अराउंड को लिखें तो अराउंड किसके हम कर रहे हैं? जो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ जहाँ स्टार लगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? रिजिड कवरिंग अराउंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में हमने देखा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अब ये सेल वॉल है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है,
और ये सेल वाल है। ये क्या हो गया, पूरा सेल वाल हो गया यहाँ पे, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, अभी वाटर का लेन देन तो होता है, क्योंकि अंदर वाटर जाएगा बाहर जाएगा, इस तरह से होता है। जब इसमें क्या होता है, अब जब वाटर मान लेते हैं बाहर चला जाता है, तो ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। यदि हम इससे दिखाएं तो ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। और इसके बाद यदि मान लेते हैं कि वाटर अंदर आया, दूसरी स्थिति देखें यदि, तो क्या होगा, वाटर अंदर आएगा। अब मान लेते हैं इसमें जब वाटर अंदर गया, H2O वाटर अंदर गया, तो क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, ये बाहर की तरफ क्या करेगा, फूल जाएगा। ये क्या हो गया, फूल गया, या इसको हम क्या करेंगे, स्वेलिंग हो गई। स्वेल अप हो जाएगा, ये फूल जाएगा। अब क्या होता है कि जब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जब ये श्रिंक कर रहा है एक तरफ बढ़ेगा तो उल्टा हो जाता है, दोनों अपोजिट चलते रहते हैं। तो जब ये H2O रिलीज करता है, एक कंडीशन है, जब मान लेते हैं कि सेल H2O रिलीज कर दिया बहुत ज़्यादा, H2O बाहर आ गए, इसके H2O बाहर आने के बाद क्या करेगा, ये श्रिंक करेगा। H2O जब बाहर आता है तो ये श्रिंक कर जाता है। तो ये क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन था हमारा, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, श्रिंक्स होगा अवे फ्रॉम द सेल वाल। जो सेल वाल है इसके अगेंस्ट में किधर श्रिंक हो जाएगा, इधर यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। ये सेल वाल था, सेल वाल के अगेंस्ट श्रिंक होकर के यहाँ चला जाएगा अंदर। तो ये जो श्रिंक होना है, सेल वाल के अगेंस्ट श्रिंक होके जो अंदर जाता है, इस प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब वाटर ये रिलीज करता है तो सेल वाल श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक जब भी होगा तो किधर से होगा, सेल वाल से। इधर सेल वाल है, बाहर की तरफ एकदम सेल वाल है, और इसके अंदर सेल वाल है, इसके अंदर से सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, सिकुड़ेगी तो अंदर की तरफ जाएगी, इसी को बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। और सेल वाल है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन है, दो चीज़ें हो गई। ये सेल के बाहरी जो कवरिंग होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें इसमें हो गई। तो एक ही था इसमें, यही था प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब ये वाटर बाहर निकल जाता है सेल से, तो ये क्या कर जाता है, सिकुड़ जाएगा। और ये किसके अगेंस्ट सिकुड़ेगा, सेल वाल के। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस में क्या है, जैसे हमने अब क्योंकि सेल वाल को हमेशा नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि सेल वाल क्या है, एक स्पेशल केस हो गया जो प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। तो अब हम जो सेल न्यूक्लियस सेल लेके चलेंगे, हम सेल के मेम्ब्रेन लेके चलेंगे। सेल हो गया ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो हमने क्या, जो शुरू में जो प्याज का छिलका था, हमने उसका एक्सपेरिमेंट देखा था कि कैसे था। तो वो जो पील था, हमने क्या देखा था कि यहाँ से ये माइक्रोस्कोप पे, इस स्लाइड पे पील रखा हुआ था, पतला छिलका एकदम। ये माइक्रोस्कोप है, तो इस पे क्या था, ये पील रखा हुआ था। ये क्या था, पील रखा हुआ था। पील क्या था, पतला छिलका होता है। तो इसमें देखा गया था कि जो
क्या था, इस पे हमने कुछ सैफरॉन कुछ बूंदे ड्रॉप्स सैफरॉन के डाल दिए थे ताकि जो कलरफुल दिख सके, हमें पहचान करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे सैफरॉन सॉल्यूशन डाला गया था और इसमें हम देखते थे तो जो स्ट्रक्चर बन करके इस तरह से आ रहा था। तो इसमें हमने देखा था कि जो बीच में जो डार्क चीज़ दिखता है, जो एकदम लगभग क्या होता है, मिड में होता है, यहाँ पे डार्क सा चीज़ दिखता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो इसका हमने जो साइंटिफिक लैंग्वेज में नामकरण हुआ, इसको क्या बोला, बीच में था इसलिए क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस ये हो गया। अब न्यूक्लियस के हम अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो इसमें क्या हमें यहाँ पे पील में जब देखा गया तो ये क्या था, डार्कली जो कलर्ड पार्ट होता है सेंटर पे, उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, उस सेल का न्यूक्लियस हो जाएगा। ये क्या था, डार्कली मिडिल में था, एकदम कलर्ड पार्ट था, कलर्ड पार्ट एट सेंटर, डार्कली कलर्ड पार्ट एट सेंटर। इसी को क्या बोल दिया हमने, न्यूक्लियस बोल दिया कि ये न्यूक्लियस है। इसका शेप क्या होगा, इस न्यूक्लियस के यदि हम शेप की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका यदि शेप देखें तो कई तरह से भी हो सकता है, या तो डॉट के रूप में भी हो सकता है, ओवल के रूप में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्फेयर के आकार का भी हो सकता है। ठीक है, डॉट हो गया, थोड़ा ओवल टाइप का हो गया, थोड़ा एकदम स्फेरिकल हो गया। तो इस तरह से हम इसके कई स्ट्रक्चर देखते हैं, ओवल, डार्क, इस तरह से सारे चीज़ें जो हैं कि इस तरह से कई तरह से इसके स्ट्रक्चर शेप पाए जा सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि सेल के बाहर देख रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन थी, एक दीवार कवरिंग थी, दीवार थी, तो उसी तरह हम न्यूक्लियस के भी बीच में देखेंगे, न्यूक्लियस के बीच में और बाहर देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो इसी तरह से जैसे हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल के बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, तो अभी एक एक करके चलते हैं। तो अब क्या है, जैसे ये सेल थोड़ा बड़ा लेते हैं, न्यूक्लियस ले लेते हैं, इसका बीच में है, हालांकि इतना बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। ये मान लेते हैं सेल है हमारा, और मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, ये डबल लेयर्ड होता है, एक लेयर दिख रहा है, एक दूसरा लेयर बना दिया हमने। ये क्या होता है, डबल लेयर होता है इसमें। ये क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग होता है। उसमें इसको क्या बोल दिया था हमने, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह हम इसको क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का है, तो इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मेंबर बोल। ये हो गया डबल लेयरिंग कवर हो गया। डबल लेयरिंग कवर को क्या बोल देंगे, जैसे इसको सेल मेंबर बोलते थे, ये चूंकि हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, तो इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्या हमारा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब जैसे सेल मेम्ब्रेन उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्या हो गया, जो न्यूक्लियस होता है इसका, ये डबल लेयर कवरिंग होती है इसकी, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये पोर्स निकले हुए होते हैं। यदि न्यूक्लियस के देखें तो चारों तरफ क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या है, पोर्स हैं। ये जो इनको क्या बोलेंगे, पोर्स। ये पोर्स क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूक्लियस से जब बाहर मटेरियल, मान लेते हैं यहाँ मटेरियल है न्यूक्लियस का, इसको बाहर आना है, इसमें आना है, तो क्या होगा, ये इसी के थ्रू आता है, इस पोर्स के थ्रू आता है।
तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या करता है, पोर्स क्या करता है, पोर्स क्या करेगा कि इट ट्रांसफर द मटेरियल, ट्रांसफर मटेरियल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये हो गया कि इसमें जो पोर्स होंगे ये काम करेगा, जो कवरिंग होगी, कवरिंग का अपना कवर करना है, उसको मजबूती प्रदान करना है, इसलिए कवरिंग हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और पोर्स हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो क्या हमें मिलता है, यदि हम न्यूक्लियस के अंदर देखें, न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इसका डबल लेयर है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह से। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनटेंगिल्ड बोल देते हैं, इनटेंगिल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनटेंगिल्ड का मतलब क्या होता है, उलझा होना। जैसे कोई बाल उलझा हुआ होता है उसी तरह से ये क्या है, उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनटेंगिल्ड होता है, मतलब उलझा हुआ होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ये नाम है, साइंटिस्टों ने नाम दिया है। इसको हमें एक एक समझना है कि है क्या और उसके फंक्शन क्या है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें क्या हो गया, हमने अब क्रोमैटिन को देख लिया कि ये क्रोमैटिन हो गया। अब हम देखेंगे कि क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन के अंदर जाएं तो उसमें क्या दिखेगा हमें। तो अब क्या होता है कि ये सेल, चूँकि ये सेल है, सेल क्या होती है आपको पता है, सेल डिवाइड होती है, सेल का डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर उलझा हुआ है ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको देखते हैं कैसे। अब क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, हम केवल न्यूक्लियस को लेके चलते हैं। ये मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है, इसमें जो है कि डबल लेयरिंग है इसकी, और इसमें क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन है। अब क्या करेगा कि ये सेल है, ये पूरा हमारा क्या है, सेल है। सेल क्या होता है, जब डिवाइड होने वाला होता है, ये मान लेते हैं सेल क्या हो गया, दो पार्ट में टूटना होता है, एक पार्ट 1 और 1 पार्ट ये 2, दो पार्ट में ये सेल टूटेगा। तो क्या होगा कि ये सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है, डबल लेयर। और ये क्या होता है कि इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको थोड़ा बड़ा बनाए, इसको हटा देते हैं, केवल हम न्यूक्लियस का लेके चलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वाला। तो इसमें क्या, एक जो धागे होते हैं, क्रोमैटिन जो थ्रेड होता है, ये क्या होता है, इसी तरह दूसरा बन जाएगा। इसमें बहुत सारे होंगे, अलग अलग होते हैं जोड़े में। ये क्या बन गया, ये थोड़ी सी स्ट्रेट होता है, एक ऐसा बनता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे क्रोमैटिन बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, क्रोमोजोम्स बोल देते हैं। ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम्स।
और एक क्रोमेटिन हो गया जब उलझा हुआ है, जब ये सुलझा हुआ हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम्स बोलेंगे। केवल स्ट्रक्चर का अंतर है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, केवल इसका स्ट्रक्चर इस रूप में है, इसका स्ट्रक्चर इस रूप में है। तो जब ये सेल डिवाइड होने वाली होती है तभी ये स्ट्रक्चर बनता है, अदरवाइज इसी रूप में रहता है। तो ये हो गया क्रोमोजोम। तो सेल जब डिवाइड होने वाला होता है तभी इस स्ट्रक्चर, जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तभी हम देख पाते हैं इसको, अब वैसे नहीं देख पाएंगे। तो वैसे देखना होगा तो ये इस रूप में रहेगा हमेशा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या होता है। ये क्या होता है, इस तरह से इसके पार्ट होते हैं, जिसको फंक्शनल पार्ट जो होता है इसका, इस तरह का इसमें ये हो गया। तो इसमें जो होगा एक फंक्शनल पार्ट स्ट्रक्चर होगा, जो इसका फंक्शनल सेगमेंट होगा। मान लेते हैं ये फंक्शनल सेगमेंट है। फंक्शनल सेगमेंट का मतलब जो फंक्शन करता है छोटा पार्ट, वो ये मान लेते हैं इसका क्या है, फंक्शनल सेगमेंट है। तो ये फंक्शनल सेगमेंट जो होगा, जो एक छोटा जो यूनिट होगा फंक्शनल सेगमेंट होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, जो फंक्शनल सेगमेंट होगा इसको हम बोलते हैं जीन्स है। ये क्या है, जीन्स है। बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए जीन्स हो जाएगा। तो जो बहुत सारे फंक्शनल सेगमेंट हो क्या हो जाएंगे, जीन हो जाएंगे। जीन के बारे में आपको पता है। तो ये जीन्स हो गए। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो इसका फंक्शनल सेगमेंट होगा उसको हम जीन्स बोल देंगे। अब हम आगे देखेंगे कि इस पार्ट को हम यदि उठा के लाएं, यदि इस छोटे पार्ट को यदि हम यहाँ लाएं और इसको और आगे देखें कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ये है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनको बोला जाएगा डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। एसिड होता है ये, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आपको डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे, पता होगा। कहते हैं डीएनए क्या होता है, डीएनए कहते हैं डीएनए इसका बहुत स्ट्रांग है, या जैसे यहूदी थे तो उनका डीएनए बोला जाता है, उनका जो ब्रेन लेवल है बहुत अच्छा होता है। तो कहते हैं कि क्या होता है, जेनेटिक है उसका, क्या है, उसके डीएनए अच्छे हैं। डीएनए अच्छे का मतलब उसका ब्रेन काफ़ी डेवलप है। तो वो क्यों डेवलप है, क्योंकि उसके डीएनए डेवलप हैं। डीएनए उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों में आता रहा है। तो इसीलिए जो आइंस्टाइन हुए, ये सारे क्या हुए, डीएनए उनके इस जीन्स थे जो यहूदियों के, जो जर्मनी में थे, फिर बाद में आजकल इजराइल में रहते हैं। तो उनका क्या है, ब्रेन बहुत स्ट्रांग है। तो क्या कहा जाता है कि जो डीएनए है उनका वो बहुत ज़्यादा डेवलप है इन टर्म्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। तो बहुत सारे उन्होंने आविष्कार किए हैं। अब कोरोना पे सबसे पहले उन्होंने ही वैक्सीन का दावा हो रहा है कि खोज किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डीएनए या जीन्स है उसके बारे में हम पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत, कि ये क्या करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र होता है, तो इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र में इस जीन्स या डीएनए की भूमिका होती है। तो जीन बोल लें या डीएनए बोल लें, तो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम जीन को देखें तो जीन क्या करता है, जो पेरेंटल होते हैं या इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है ये, इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र करता है। इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र का मतलब कि मान लो एक बच्चा बहुत बुद्धिमान हुआ, तो यदि उसका जीन उसके बच्चे में चला गया तो वो भी बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ट्रांसफ़र के लिए, क्या, माता पिता के जो गुण हैं उनके बच्चों में। तो हम कहते हैं कि जैसे कि यदि ये मान लेते हैं मदर है,
ए फादर है और इसका ए बच्चा है, तो इसके गुण क्या होंगे? इसके कुछ गुण होंगे, क्वालिटी होगी या कैरेक्टर होगा। इसके भी कुछ कैरेक्टर होंगे। ये क्या होगी? कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर क्या होंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। तो कैसे आते हैं? थ्रू जीन्स ही आते हैं। तो जीन्स क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है गुणों को, जो एक पीढ़ी का गुण है इस दूसरे पीढ़ी के गुण में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या है इसमें कि ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है जीन्स, एक पीढ़ी का गुण दूसरे, दूसरे का तीसरे, तीसरे का चौथे। हो सकता है कि जो चौथा पीढ़ी का है वो पीछे से 10वीं पीढ़ी का गुण लेके आ रहा हो। तो इस तरह से क्या है कि इनका ये काम है। तो इस तरह से ये था छोटा सा टॉपिक, इसको समझिए। थैंक यू।